20 नवंबर शनिवार का दिन होता है, जिस दिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, चारों तरफ कोहरा हो रहा था। उस पुणे की रहने वाली एक महिला जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करती थी और उसको डेली अप डाउन के लिए एक बस आती जाती थी। उस दिन भी ठीक उसको बस लेने के लिए आती है और आने के बाद खड़ी होती है। मैडम को आवाज़ लगाई जाती है। मैडम कहती हैं थोड़ा सा 5 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट का काम बचा हुआ है, जिसके बाद हम आपके साथ चलते हैं। बस 5-10 मिनट और खड़ी रहती है। उसके फिर से मैडम कहती हैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम और दीजिएगा, हम उसके बाद चलते हैं। अब बस को रुके हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था और भी इंजीनियर लोग जो बस में बैठे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। कहते हैं कि एक महिला के चक्कर में इतनी देर तक बस यहीं पर खड़ी करके रखोगे या आगे भी चलोगे। जिसके बाद करीब 30 मिनट तक वो बस वहाँ पर रुकी रहती है। जिसके बाद मैडम कंपनी से उस बस में नहीं आती हैं, जिसके बाद वो बस वहाँ से रवाना हो जाती है। उस बस के रवाना होने के बाद नैना पुजारी मैडम के साथ जो हुआ वो उस शहर की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई और हर लोग ये सोचकर बड़ा आश्चर्य बन रहे थे, काश अगर जिसमें एक व्यक्ति ने अगर समझदारी अपनी नहीं दिखाई होती तो न ही उन लोगों को ये सज़ा मिल पाती। हालांकि 4 लोग इसमें कातिल होते हैं, 4 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है और जिसके बाद 3 लोगों को सजाए मौत का आदेश दे देती है। तो क्या है पूरी घटना शुरू से आखिर तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, पुणे के पास ही एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वहाँ से इस घटना की शुरुआत होती है। दरअसल एक लगभग 28 वर्ष की महिला होती है जिसका नाम नैना पुजारी होता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। काम करते करते एक दिन उसको काफ़ी ज़्यादा देर समय लग जाती है, उसका प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हो रहा था और जो कंपनी की साइड से बस जो आती है वो बस भी करीब 20 से 30 मिनट उसका इंतज़ार करती है। उसके बाद बस वहाँ से चली जाती है। अब उस दिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, रात के करीब 9:30 या पौने 10 के आसपास का समय हो रहा था। मैडम अपना काम अब लेट से फ्री करके कंपनी के बाहर निकलती हैं। चारों तरफ कोहरा कट रहा था, माहौल बहुत ही ज़्यादा संगीन था। जिस समय वो खड़ी-खड़ी किसी सवारी का इंतज़ार कर रही थी, वैसे ही एक वहाँ पर एक स्विफ्ट डिज़ायर की गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद गाड़ी के थोड़े से शीशे डाउन होते हैं। डाउन होने के बाद उनसे पूछा जाता है कि दीदी नमस्ते, नमस्ते करती हैं बाकायदा। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि दीदी आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो हमारे साथ बैठिए, हम आपको घर तक की लिफ्ट दे देते हैं। नैना पुजारी जो थी वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि उन लोगों ने जिन लोगों ने लिफ्ट दिया था वो कोई ऐसा पहला वाक़या या पहला दिन नहीं था जिसमें उनको कोई भी संदेह हो सके। तो गाड़ी के अंदर वो जाकर के जैसे ही बैठने की कोशिश करती हैं तो उस गाड़ी में 2 लोग और पहले से ही बैठे हुए थे। जो 2 लोग बैठे हुए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, उनके मुँह से बदबू आ रही थी। तो उन्होंने इस बात का थोड़ा-सा विरोध किया और कहा कि आप लोगों ने शराब पी रखी है। तो वो 2 लोग भी हाथ जोड़ कर के कहते हैं दीदी नमस्ते, अगर आपको शराब से ऐतराज़ है तो कोई बात नहीं, हम नीचे उतर जाते हैं और आप इसमें बैठ कर के जा सकती है। हालाँकि उनको पूरा ज़्यादा भरोसा दिलाया गया कि आप इसमें बैठ जाइए। फिर बाद वो उस गाड़ी में बैठ जाती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जिस दिशा में उस गाड़ी को चलना तो चाहिए था, जिस तरफ उनका घर था उस तरफ न जा कर के गाड़ी दूसरे साइड की तरफ, जो योगेश ड्राइवर होता है वो उस साइड में घुमा देता है। कुछ 2-4 किलोमीटर तक आगे गाड़ी चलती है। नैना पुजारी को थोड़ा-सा डाउट होता है, वो ड्राइवर से कहती हैं कि इस तरफ से कहाँ से निकाल रहे हो? थोड़ा उधर से चलिए जिधर से हम हमेशा जाते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे एक हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, उसको लेकर के फिर यहाँ से सीधे हम निकल लेंगे। अब आगे कुछ 10 या 5 किलोमीटर चलने के बाद उन तीनों का जो दोस्त होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है वो वहाँ पर मिलता है और मिलने के बाद वो भी उसी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी अब रफ्तार पकड़ती है, रफ्तार के साथ गाड़ी चलती रहती है। लेकिन अब नैना पुजारी को पूरा यकीन हो जाता है कि अब शायद हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो इस बात का विरोध करती हैं और कहती हैं कि आप हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो? ये रास्ता तो बिल्कुल भी हमारे घर का नहीं है, ना ही ये हमको घर पे पहुँचा सकता है। तभी उन लोगों के बीच में से ही योगेश नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपनी पैंट की फैट से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद मैडम के गले पर लगा देता है। कहता है कि हम जो भी कहते हैं वही सिर्फ आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी आपने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ना पुजारी की समझ में पूरी तरह से आ जाता है कि हम बहुत गलत इन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, आखिर करें तो करें क्या। हालांकि वो अपना मोबाइल फ़ोन भी निकालना चाहती थी, लेकिन वो 4 लोग थे, चारों की नज़र बिल्कुल अपने शिकार की तरह से उन पर गड़ी हुई थी। उनको ज़रा भी हिलने का भी टाइम नहीं दिया गया। अब गाड़ी को ले जा करके
एक जगह पुणे के अंदर जहाँ बेहद जंगल इलाका पड़ता है, वहाँ पर ले जाकर के गाड़ी को खड़ी कर दी जाती है। गाड़ी खड़ी करने के बाद इनके साथ लूट पीट की जाती है। जो कान में इनके कुंडल होते हैं और हाथ में जो अंगूठी होती है, सोने की चैन वगैरह कुछ जेवरात होते हैं, वो इनसे ले लिए जाते हैं। और लेने के बाद में इनसे पूरा बैग भी छीना जाता है, मोबाइल फ़ोन भी इनका छीन लिया जाता है। और फिर उसके बाद इनके बैग में एक एटीएम कार्ड निकलता है, उस एटीएम कार्ड को निकाला जाता है। हालांकि उनके पास उस वक्त मौजूदा हालत में इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, 2-4 हज़ार रुपये ही निकलते हैं, लेकिन आखिरकार उनके एटीएम कार्ड में कुछ अच्छी खासी मात्रा में पैसे पड़े हुए थे। नैना पुजारी मैडम को जो होता है धमकाया जाता है। धमकाने के बाद उनसे कहा जाता है कि अगर आप इस एटीएम का पिन हमें बता दोगी तो हम आपको यहाँ से जाने देंगे, जान बच सकते हैं। अकेली महिला वहाँ पर फंसी हुई थी, 4 लोगों के बीच में, जाके जंगल था। करती तो क्या करती बेचारी, उस एटीएम का पिन भी उनको बता देती है। पिन बताने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में थे। उन लोग आपस में बातचीत करते हैं और ये जो योगेश नाम का जो लड़का होता है, वो उनके साथ, वो नैना पुजारी मैडम के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उनका पल्लू सरकाने लगता है, कई तरीके की अजीब हरकतें करने लगता है। वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे आपने सब कुछ तो ले ही लिया, अब क्या बचा है, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इसके इनके साथ जो महेश नाम का लड़का होता है, वो कहता है कि अब इन मैडम ने हमको पहचानती तो हैं ही, कई सालों से हम इस कंपनी के अंदर अटैच तो हैं ही, आखिरकार ड्राइवर जो पुराने हैं काम तो कर ही रहे थे। अगर इन मैडम को हमने ज़िंदा छोड़ दिया तो हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए और ये पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। इस तरीके की आपस में वो चारों लोग बातचीत करते हैं और उसी बातचीत के दौरान गैंग रेप करते हैं तरीके से, बारीकी से। जब एक बार 3 लोग रेप करते हैं, चौथा शख्स जो होता है राजेंद्र से जब कहा जाता है तो राजेंद्र इस चीज़ को मना कर देता है। कहता है देखिए अपनी बात सिर्फ लूटपाट करने की हुई थी, सिर्फ चोरी डकैती करने की हुई थी, ना कि किसी के साथ रेप और दरिंदगी की कोई अपनी बातचीत नहीं हुई थी, आप लोग इस महिला को जाने दीजिएगा। जब कई बार उससे कहा जाता है तो वो आखिर में आकर के मना कर देता है। अब कुछ ही समय और बीतता है, फिर वो तीनों लोग और सलाह करते हैं, कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, एक बार और हो जाए। फिर वो कई बार उस महिला का रेप करते हैं। रेप करने के बाद बहुत ज़्यादा विनती करती है, वो हाथ जोड़ती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ते हैं। फिर वो चल देते हैं, कहते हैं चलो अब इसको छोड़ देते हैं। फिर 4 कदम जाने के बाद फिर से वापस लौट के आते हैं और कहते हैं कि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया और किसी ने इसको घर तक पहुंचा दिया तो हमारी कल सुबह को जो है आफत आ जाएगी और पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। उस महिला को एक वहाँ पड़ा हुआ पत्थर उठाते हैं, वो पत्थर उसके सर पे तेजी से वार करते हैं और जिसके बाद कई एक पत्थर उस सर को मारते हैं जो पूरी तरीके से कुचल कर उसका चूरा बना देते हैं। चूरा बनाने के बाद उसकी हत्या करने के बाद अब चारों लोग वहाँ से एक गाड़ी लेकर के निकल आते। अब इधर नैना पुजारी का पति जो था वो बार बार उस फ़ोन को रीट्राई करने की कोशिश कर रहा था, कई बार फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब 21 नवंबर के दिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब पति को फ़ोन जब बार स्विच ऑफ आता है तो वो नैना पुजारी से हर तरीके से संपर्क करने की कोशिश करता है, रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, पहचान वालों को भी फ़ोन करता है, तो फिर भी कोई अता पता नहीं होता है। वो जाकर के पुणे सिटी पुलिस स्टेशन में जाकर के वहाँ पर उनकी शिकायत देता है। कहता है कि थानेदार से कहता है कि साहब हमारी पत्नी कल शाम को मल्टीनेशनल कंपनी से निकली हुई थी, उसके बाद अभी तक उसका कोई भी अता पता कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस मामले को देख करके गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद जिसके बाद सभी थानों के अंदर इस महिला के फ़ोटो को सर्कुलेट कर देती है। सर्कुलेट करने के बाद अपनी तरीके से जांच की शुरुआत कर देती है और ये नैना पुजारी का पति जो होता है वो भी पुलिस की मदद कर रहा था, जगह जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला और हर सिटी के अंदर रिश्तेदारों से जाकर के पूछता था। लेकिन अभी तक 4 दिन का समय बीत चुका था, का कोई भी अता पता नहीं था, जिसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। अब वक्त धीरे धीरे कट रहा था, 2 या 3 दिन कटते हैं। हालांकि उन लोगों ने जो दुष्कर्म किया था वो एक ऐसे जंगल में जाकर के उस बॉडी को छोड़ा था जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है। अब समय आता है 26 नवंबर का। उसी क्षेत्र का रहने वाला एक आदमी जो कि अपने घूमने फिरने के लिए निकला हुआ था और उस आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। नज़र पड़ते ही जैसे ही वो देखता है, पहले तो सोचता है कोई जंगली जानवर होगा या कुछ और होगा, फिर वो पास जाकर के जब देखता है तो वो एक लाश पड़ी हुई थी जिसके आसपास खूना खच्चड़ पड़ा हुआ था। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद इतना ज़्यादा सहमा हुआ था कि वो और लोगों को भी वहाँ पर इकट्ठा करता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, जिनमें से एक समझदार व्यक्ति भी होता है। कहता है कि ये लाश चाहे किसी की भी हो, लेकिन हमें इंसानियत का धर्म निभाते हुए
पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद वहाँ मौके पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाती है। और इधर जो नैना पुजारी का पति जो था उसको भी पुलिस बुलाती है और कहती है कि ये एक डेड बॉडी मिली है, शायद ये महिला की है, क्योंकि चेहरा तो उसका पूरी तरीके से क्षतग्रस्त हो चुका था, लेकिन बॉडी पर कुछ कपड़े और कुछ बॉडी के पार्ट बचे हुए थे, जिन पार्टों को देख करके उसके पति ने कहा कि हाँ, ये लाश मेरी पत्नी की ही है, पर इसके साथ साथ इसने किया क्या है, उन मुजरिमों को एक बार हमें ज़रूर दिखाइएगा। पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये लाश नैना पुजारी की है। पुलिस अब इसकी एफआईआर दर्ज करके इसमें जांच पड़ताल को शुरू करती है। इधर दोस्तों क्या होता है, जो 4 लोग जो होते हैं, जिन चारों लोगों ने मिल करके इस महिला के साथ दुष्कर्म किया था और लूट की थी, चारों लोग अपने ही घर पे काफ़ी निश्चिंत रूप से रह रहे थे, जिनको कोई भी टेंशन नहीं थी। जिसमें सिर्फ सबसे बड़ी गलती ये यही करते हैं क्योंकि उस महिला से जो एटीएम कार्ड जो लेकर के आए थे, उस एटीएम कार्ड से सबसे पहले जो पेमेंट निकाले थे 25,000 रुपये के एक योगेश नाम के लड़के ने एक एटीएम से कैश निकाला था। ये महिला जो थी नैना पुजारी, इसका जो एटीएम कार्ड जो था उसमें जो बैंक के अंदर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हुआ था वो दरअसल इसके पति का लगा हुआ था। कि कुछ ही दिन बाद उसके पति के मोबाइल फ़ोन पर जब मैसेज आता है कि नैना पुजारी के एटीएम कार्ड से कुछ पैसे निकाले गए हैं, तो पुलिस उधर जांच अपनी तरीके से कर ही रही थी। तो ये भी नैना पुजारी के पति जो होते हैं वो थाने में जाकर के ये सूचना देते हैं कि हमारी बीवी की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन पता नहीं किसने इसे एटीएम से अभी कैश को विड्रॉ किया। और जिस एटीएम के अंदर कुल मिलाकर के करीब 61,000 रुपये होते हैं, 6 ट्रांजेक्शन होते हैं, 6 ट्रांजेक्शन के अंदर वो 61,000 रुपये निकाल करके पूरा एटीएम कार्ड खाली कर दिया जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये एटीएम कहां पर यूज हुआ है। तो पुणे के सदर बाजार के अंदर एटीएम कार्ड से ही इस एटीएम कार्ड से ही यहाँ से पैसे निकाले गए हैं। उसकी पुलिस सीसीटीवी कैमरा जब निकालती है, उस योगेश का फ़ोटो लेकर के योगेश को तलाशना शुरू करती है। उसका एड्रेस जब पता करती है, उसके घर पर जब जाती है, घर पे बाकायदा वो निश्चिंत रूप से बैठा हुआ मिल जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने साथ जब ले करके आती है, पहले तो वो मना करता है, कहता है साहब मुझे एटीएम कार्ड कहीं से पड़ा हुआ मिला था और जिसमें मैंने पिन को तुक्के से लगाया और गलत तरीके से पिन लग गया और पैसे निकल गए, तो मैंने एटीएम खाली कर दिया। लेकिन जब पुलिस अपने लहजे में आती है, अपने तरीके पे आती है और बहुत ही सख्ती से जब पूछताछ करती है, योगेश जो होता है वो उसको कबूलना शुरू कर देता है। वो बारीकी बारीकी से पूरी घटना बताता है और कहता है इसमें हमारे साथी 3 सहयोगी और होते हैं, योगेश, महेश, विश्वनाथ कर्मा और राजेंद्र। अब चारों लोगों को पुलिस एक-एक करके कड़ी मशक्कत करने के बाद, पहले तो ये लोग मिलते नहीं हैं, सब लोग फरार हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि योगेश को पुलिस की कस्टडी के अंदर लेकर के गए हैं, तो फिर पुलिस कड़ी मशक्कत करने के बाद इन चारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है, तो हर कोई व्यक्ति जो अलग-अलग तरीके के जवाब देते थे, अलग-अलग सवाल होते थे। कभी किसी ने क्या बताया था 1 घंटे पहले वो किसी को याद नहीं रहता था, लेकिन इसमें से जो राजेंद्र प्रसाद नाम का जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से जब हर बार हर अफ़सर अलग-अलग तरीके से सवाल पूछ रहा था, वो सिर्फ़ एक ही बात कह रहा था कि साहब हम इन लोगों के साथ में तो थे, लेकिन हमने इस महिला को बिल्कुल टच भी नहीं किया और जो भी हमने इन लोगों की सहमति जो दी थी, उसमें तैयारी जो बनी थी, उसमें केवल इसको लूटने का और पैसे लूटने का और जेवर लूटने का केवल विचार था और उसके बाद इन लोगों ने ही सब किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस के कई बार बयान लेने के बाद भी जब वो एक ही बात कहता है, तो कहीं न कहीं पे पुलिस वालों को भी समझ में आ जाता है कि शायद इसने कोई गुनाह नहीं किया है। बचते हैं 3 लोगों को उठा करके पुलिस बाकायदा जेल में डाल देती है और जेल में डालने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद होता है उसको उस केस का सबसे अहम और मजबूत चश्मदीद गवाह बनाती है और गवाह बनाने के बाद उन मुजरिमों को कोर्ट में पेश कर देती है। पेश करने के बाद जब उनको कोर्ट में फांसी की सज़ा बोली जाती है और ये चौथा राजेंद्र प्रसाद जो था वो इनके गवाह बन करके इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद लोगों को जब ये खबर सुनने को मिली, तो लोग इस राजेंद्र प्रसाद के लिए काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे थे। कह रहे थे कि चोर, बदमाश, डकैत कोई भी हो, अगर उस दिन इन लोगों की तरह से राजेंद्र भी, अगर उस दिन इसकी भी नीयत ख़राब हो जाती या कुछ भी हो जाता, तो फिर शायद ये भी बच नहीं पाता। हालांकि इस राजेंद्र प्रसाद ने कई बार उन लोगों से मना करने की भी कोशिश की, लेकिन लोग नशे की
लत में आकर के किसी की बातचीत नहीं सुनते हैं और उस महिला के साथ दर्दनाक अंजाम दे दिया। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद फांसी की सज़ा बोल दी गई है। आगे का तो पता नहीं कि उनको फांसी कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब लोअर कोर्ट में फांसी की सज़ा बोली जाती है उसके बाद बहुत से टाइम मिलते हैं, अपीलें सुनी जाती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जगह जगह पर जाया जाता है। लेकिन इस राजेंद्र प्रसाद के लिए उस जज ने और उन वकीलों ने और जो भी लोग आसपास के खड़े हुए थे, सभी लोगों को जब इस कहानी का पता लगता है तो सभी लोग राजेंद्र प्रसाद को दिल से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपने अगर कभी भी जीवन में कोई जुर्म नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई साथ नहीं देगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य कर देंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।